लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, है ना। और क्या था रिमाइंडर थ्योरम बेटा? रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि जब भी आपको एक पॉलिनोमियल है आपके पास, उसके डिवाइजर का जीरो द अगर इस पॉलिनोमियल पी एंड उसके एक्स को आप, बाद अगर आप एक कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसको अगर आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हो, देन रिमाइंडर जो आता है आपके पास वो पी ऑफ ए आता है। पी ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वही आपका रिमाइंडर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको मुझे अगर एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो, ये x माइनस टू से डिवाइड करना है तो मतलब x माइनस ए कंपेरिजन करते हैं तो a हमारा यहाँ पर 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ टू। p ऑफ टू का मतलब ये आपका p ऑफ x है। ध्यान से देखो, ये आपका p ऑफ x है, करेक्ट है। ये p ऑफ x है, तो p ऑफ टू का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 और फिर प्लस 2। सर 12। सर 12। हाँ, क्या आया? 12 आ जाएगा। तो यही हमने सीखा था लास्ट क्लास में, है ना। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने का तरीका ये होता है कि अगर x माइनस टू से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है, जो मतलब डिविडेंड है, डिविडेंड में क्या करेंगे, x प्लस टू, एक्स माइनस टू से अगर डिवाइड करना है तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और उससे जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, और तो एक दो और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम। मान लो कि हमारा p ऑफ x है, पॉलिनोमियल जो है, डिविडेंड पॉलिनोमियल जो है वो x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 8। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसको मुझे जो डिवाइजर जो है, जिससे डिवाइड करना है, वो x प्लस वन है, ठीक है। वन डिवाइजर क्या है? x प्लस वन है। माइनस तो हाँ, तो सबसे पहले x प्लस वन को जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस वन। वन। तो ये हमारा p ऑफ x है, तो रिमाइंडर जो आएगा बेटा, वो रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस वन, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ माइनस वन। 18। डिवाइजर को जीरो से पहले इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो p ऑफ माइनस वन, मतलब जो x की वैल्यू माइनस वन आई है तो p ऑफ माइनस वन निकालेंगे। p ऑफ माइनस वन कैसे निकालते हैं? सर उसकी सर वैल्यू वैल्यू पुट पुट कर कर देंगे। देंगे। सर वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ठीक है। तो p ऑफ माइनस वन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x की जगह पे माइनस वन पुट करना होगा। माइनस वन की पावर 6 प्लस माइनस वन की पावर 5, और 5 प्लस फिर 3x की पावर 4 है तो 3 इंटू माइनस वन की पावर 4। मतलब जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ माइनस वन पुट करना है बेटा, ठीक है। तो आपको ये पता है कैसे करते हैं? तो माइनस वन की पावर 6 आपको मालूम है ना, माइनस वन को 6 वन टाइम मल्टीप्लाई तो वन आएगा। फिर माइनस वन को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन माइनस वन आ जाएगा, तो ये प्लस की जगह माइनस वन हो जाएगा। फिर माइनस वन को 4 टाइम माइनस करेंगे तो वन थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। थ्री फिर माइनस और माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर के देखो ध्यान से, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर के जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आ 18। गई यहाँ से? 18। 18 आ गई, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, 18 ही आपका आंसर है। मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल को x की पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 7x प्लस 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं x प्लस वन से, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो 18 के इक्वल आएगा। कैसे निकाला हमने? देखा ना कि जो डिवाइजर है उसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं, x प्लस वन को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी माइनस वन के बराबर, और फिर p ऑफ माइनस वन निकालेंगे, वही हमारा रिमाइंडर होता है। यही हमने सीखा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक और चीज है फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये स्पेशल केस है, ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम में ही, इन रिमाइंडर थ्योरम, सपोज इन रिमाइंडर थ्योरम, इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, पी ए अगर जीरो के बराबर आ जाए, देन
x माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर हो जाएगा ये। क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम जानते हो ना कि जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, है ना। जैसे हम 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना। मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही ये हुआ, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही ये हुआ कि 3 उसका एक फैक्टर होगा तभी, है ना। 3 उसका फैक्टर होगा। ये यूं भी कह सकते हैं कि 12 जो होगा, जो डिविडेंड होगा, वो डिवाइजर का मल्टीपल होगा, तभी हम कहते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा। इस बात को समझ रहे हो ना, कि जब भी डिवाइजर डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब 3 उसका फैक्टर है। या यूं भी कह सकते हैं कि जो डिविडेंड है 12, डिविडेंड जो है 12, वो 3 का मल्टीपल होगा, ऐसे ही कह सकते हैं। तो अब देखो x माइनस ए डिवाइजर है, और x माइनस ए डिवाइजर है, तो p ऑफ a क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आपको पता ही है रिमाइंडर थ्योरम से कि p ऑफ a क्या होता है बेटा, रिमाइंडर होता है। तो p ऑफ a अगर रिमाइंडर है और वो अगर 0 के इक्वल है, p ऑफ a रिमाइंडर है और वो अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 है। और रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ जो डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, x माइनस ए, डिवाइजर क्या था बच्चों, माइनस ए x माइनस ए। तो x माइनस ए जो आपका ये डिवाइजर है, वो इज अ एक्चुअली में फैक्टर अब ये ऑफ फैक्टर हो जाएगा, है ना, फैक्टर हो जाएगा। ये इतनी एक्सक्यूज सी मी बात सर, है। हाँ बोलो। सर मुझे आईडी लेट मिली थी इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया है? फैक्टर थ्योरम पर आया, फैक्टर थ्योरम, बस यही। ओके सर। हाँ, फैक्टर थ्योरम कराया। रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है ये फैक्टर थ्योरम, कि जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो p ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो x माइनस ए फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो p ऑफ x हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। और जो डिवाइजर है, डिवाइजर को नाम दे देते हैं g ऑफ x, ठीक है। और वो डिवाइजर आपका आ रहा है x प्लस 1, ठीक। डिवाइजर क्या है बेटा, x प्लस 1। अब देखो आप कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के 2 लिए हमें क्या करना होता है, x प्लस 1 को 0 के इक्वेट करना होता है, मतलब x को क्या लेना होता है, -1, ठीक है। -1। हाँ, x को क्या लेना होता है, -1। अच्छा, ये मैंने कुछ गलत ले लिया क्या, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने गलत ले लिया, एग्जाम्पल अच्छा नहीं लिया। जो एग्जाम्पल मैं लेना चाहता था वो एग्जाम्पल ले नहीं पाया मैं। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं ना। ओके, x-2, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल आपके लिए। अब देखो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले जी को 0 करना होता है, x-2 को 0 करना होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, है ना। ये हमारा डिवाइजर है x। अच्छा, अब हम यहाँ पर p ऑफ 2 निकालेंगे, तो p ऑफ 2 निकालो रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, p ऑफ 2 होगा। और p ऑफ 2 कैसे निकलेगा बेटा, 2 की पावर 3 -2 -6, तो 2 पावर 3 होता है 8, -2 -6, 2 -6 कितना होता है 8, तो 8 -8 कितना आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया ना, यहाँ रिमाइंडर 0 आया है। तो अब हम ये कंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि इसका मतलब, सिंस यहाँ पर, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x-2 जो कि डिवाइजर था, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जो हमारा ये px था ऊपर में, देखो यस सर। पॉलिनोमियल जो था, इसका ये एक फैक्टर है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं कि अलग सर अलग। रिमाइंडर थ्योरम से इसका वो कर सकते हैं ना, कनेक्ट इसको। हाँ, तो है ही स्पेशल केस, बोल रहा हूँ ना। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम एक रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यस अब सर। हम लोग, हाँ अब हम लोग इसी से रिलेटेड देखो कि एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 है, और एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पहला क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। x प्लस 1 किसका फैक्टर है इन चार पॉलिनोमियल्स में से। ये चार जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है, ये चेक करना है आपको। पहला पहला जो क्वेश्चन है उसमें चार पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, पूछा है कि सर x प्लस -1 वन। पुट कर देंगे सर। सर हाँ, फर्स्ट का तो है। सर फर्स्ट का है, सर फर्स्ट का है। फर्स्ट का है, फर्स्ट में 0 आ रहा यस है, सर।
यस फर्स्ट में सर। हाँ फर्स्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब अच्छी सर बात है, 0 इसका आएगा। मतलब सर सेकंड फैक्टर का होगा। नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं इसको अगर नाम दे देता हूँ, सॉरी इसको अगर मैं नाम दे दूं, अगर मान लो एक सेकंड के लिए पी ऑफ एक्स, इसको पी ऑफ एक्स बोल दूं, तो एक्स प्लस वन फैक्टर है ये चेक करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, पी ऑफ माइनस वन निकालना पड़ेगा। तो पहले के लिए सर ये सेकंड पहला नहीं है। पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे बेटा, माइनस वन की पावर थ्री आएगा, प्लस माइनस वन की पावर टू आएगा, माइनस वन आएगा, प्लस माइनस वन आएगा, प्लस वन आएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा वन, ये होगा माइनस वन, ये होगा वन, तो जीरो आ गया ना। इसका मतलब ये ट्रू है, ये है ओके। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो सेकंड वाले में देखो डायरेक्टली माइनस सर वन रख थर्ड रहा भी हूँ, नहीं है। माइनस वन की पावर फोर, फिर यहाँ रखेंगे एक्स की पावर थ्री की जगह पे तो माइनस वन हो जाएगा, है ना। माइनस वन की पावर फोर क्या होता है बेटा, माइनस वन की पावर फोर क्या होगा, वन। फिर 1 माइनस वन रखेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। फिर स्क्वायर माइनस हो रखा है तो प्लस वन। फिर प्लस एक्स है यहाँ पर, देखो एक्स प्लस एक्स है तो ये माइनस माइनस वन हो 1। जाएगा, प्लस वन। तो जीरो हुआ क्या, ये जीरो नहीं हुआ, ये वन यस। के बराबर आ गया। नहीं होगा, ये वाला 1 इसका हो मतलब जाएगा। ये नहीं है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था ना। अगले वाले में देखें, अगले वाले में देखेंगे तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि वन आएगा सर नहीं रिमाइंडर होगा तो। ये भी। हाँ ये भी नहीं होगा। नहीं और होगा। फोर्थ, 1 आएगा। फोर्थ में सर फोर्थ भी नहीं होगा। फोर्थ भी नहीं होगा पक्का। हाँ फोर्थ भी नहीं, यस सर, क्योंकि 1/2 आएगा रिमाइंडर। देखते हैं करके, ठीक है। फोर्थ में देखो, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। माइनस वन का क्यूब ये कितना होगा, सब माइनस वन हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, और फिर माइनस वन आएगा, फिर माइनस टू है, फिर इनफैक्ट ये माइनस वन जब रखेंगे ना यहाँ पे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस रूट टू और ये रूट टू भी आ जाएगा, प्लस रूट टू। हाँ तो ये देखो ध्यान से, ये तो इससे कैंसिल हो गया, बट आंसर जो टू रूट टू आ गया जिसकी वजह से ये जीरो तो नहीं हुआ, टू रूट टू आया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी फैक्टर नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा कि आपको वैल्यू रख यस के देखना है और निकाल चेक ये करना है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक्स की जगह पे माइनस वन रख के जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर है तो एक्स प्लस वन फैक्टर है, ठीक है। अगर यहीं पर एक्स माइनस वन होता तो वन पुट करते सभी में, सभी पॉलिनोमियल्स में, ठीक है जी। एक्स प्लस वन है इसलिए माइनस वन पुट किया है एक्स की जगह पे, और एक्स माइनस वन होता तो वन पुट करते, ठीक। और तब रिमाइंडर चेक करेंगे कि जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स एक्स प्लस वन उसका एक फैक्टर होगा। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका देखें अगर हम सर फर्स्ट है। हाँ क्या कह रहे हो, yes sir, in फर्स्ट first dx is a factor of px. सर रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा। यस सर, मैं ये कह रही थी। अच्छा सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो ये p ऑफ x है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, और आपका ये जो डिवाइजर है g ऑफ x वो x प्लस वन है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, इसमें बेटा इसमें आपको एक मिनट, -1 को फर्स्ट में तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। -1 पुट करेंगे। ओह हाँ देखते हैं इसमें क्या यस आएगा, सर एक 0 मिनट। आएगा। सर 0 आ रहा है। ओके पहले पार्ट में जीरो आ रहा है सबका। यस सर। यस yes सर। sir, यस second सर। में सर सेकंड फैक्टर नहीं है। सेकंड में -1। ओके ठीक है। तो ये अब देखो इसमें अगर माइनस वन पुट करते हैं बेटा, तो देखो पहला वाला पार्ट जो है इसमें हम माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी ऑफ माइनस वन आपका आएगा माइनस टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉरी -2 प्लस वन और प्लस टू +1 माइनस वन। तो 2 ये वन टू से टू कैंसिल, वन से वन कैंसिल, जीरो आ गया। इसका मतलब करेक्ट है, ये फैक्टर है ना, जो पूछा गया फैक्टर है। था, यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द सर फॉलोइंग थर्ड केसेस, है। तो ये ट्रू है। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में ये नहीं सेकंड जो नहीं है, सर सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। पी ऑफ -1 आएगा। थर्ड में पी है। ऑफ जीरो माइनस माइनस थर्ड एट में प्लस -1 टू टू जा फोर थ्री जा 12 माइनस सिक्स प्लस वन, तो ये आ गया आपका माइनस वन, है ना, जो कि इसका मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है ना, पहला वाला था। और तीसरा वाला एग्जांपल जो है, तीसरा एग्जांपल जो है ये, तीसरे एग्जांपल में देखें अगर हम यस तो हाँ थ्री रखना पड़ेगा यहाँ पर, x माइनस थ्री है ना, यस सर डिवाइजर क्या है थर्ड। यहाँ पर x माइनस थ्री, तो थ्री पुट करेंगे इसके अंदर, थ्री पुट करके वैल्यू निकाल लो और देखो कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस मतलब यही है, इसके आ अंदर रहा कोई बहादुरी नहीं है इसमें। तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, है ना, एक्स क्यूब क्या होगा बेटा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, फिर एक्स की जगह पे थ्री रखेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, फोर जा 36, और फिर अगला अगला है थ्री प्लस सिक्स, तो ये आ गया आपका, है ना, माइनस नाइन प्लस नाइन, तो जीरो आ गया। इसका मतलब ये सही है, एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर, तो ये करेक्ट है, ये सही है, ये नहीं होगा, पहला वाला पार्ट तो था ही।
तो आई होप ये क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द -2। वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, पहले बता दिया गया है कि भाई x माइनस वन इसका फैक्टर है, पहले वाला पार्ट जो है इसका फैक्टर है ना। तो जब बच्चों इसका फैक्टर है, ये ध्यान से देखो कि अगर इस पॉलिनोमियल का अगर आपको बता दिया गया है कि x माइनस वन फैक्टर है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो p ऑफ वन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहां से हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ वन जीरो। p ऑफ वन क्या कह सकते हैं, जीरो, है ना। लेकिन p ऑफ वन तो क्या निकल के आएगा बेटा, देखो p ऑफ वन निकालोगे तो वन का स्क्वायर वन प्लस k, है ना। k की जगह पे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये जीरो होगा। -2 दैट आ जाएगा। मीन्स हाँ, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो पहले पहले -2। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, k की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही करना था हमें। और इसके बाद सेकंड -4 पार्ट में में, 2 + अंडर हाँ -2 + √2। सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, x वन रखेंगे यहाँ पर, -2 p ऑफ वन, है ना। p ऑफ वन क्या हो जाएगा आपका, p ऑफ वन होगा 2 + k + √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया यस सर। ये हाँ, p ऑफ वन जो है ये 0 के बराबर कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 - √2, -2 - √2। ठीक है, यही आंसर होगा, उधर जाएगा ना, इधर की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका। समझ में आया ये सबको। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखो, ओके। अच्छा, इसी का सर थर्ड पार्ट -2 ना, क्या, -√2। सर माइनस, -2 √2 ना। हाँ -2 - √2, क्योंकि ये √2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2 उधर जाएगा तो भी माइनस होगा। अच्छा, थर्ड ओके। पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट। √2 - 1। हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो इसका क्या करना है, इसको हम देखें तो ये √2 p ऑफ वन -1। है ना, तो ये हो जाएगा k -√2 + 1 इज इक्वल टू -1 जीरो। + अंडर तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 - 1। तीसरे पार्ट का आंसर यही है, तीसरे पार्ट का आंसर यही है। मतलब k की वैल्यू √2 - 1 होगी, तब जाके x-1 फैक्टर होगा। ठीक है ना। x-1 फैक्टर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो x-1 अगर फैक्टर है तो k की वैल्यू √2 - 1 होनी चाहिए। यही हमें फाइंड आउट करना था भाई कि x-1 फैक्टर है, दैट मीन्स p ऑफ वन 0 होगा, और p ऑफ वन 0 होगा तो k की वैल्यू √2 - 1 होगी। तो यही हमें निकालना था। अब इसमें देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में बेटा 3/2। देखो, हाँ इसमें k, x की जगह 1 पुट करेंगे तो k आ जाएगा, k इंटू 1 स्क्वायर k ही होगा, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2k - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। देखो k -3 प्लस k 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसमें हौच पौच कर दिया, लेकिन आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट तो था नहीं है, आसान था ये। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको कि x-1 फैक्टर है तो p ऑफ वन 0 हो जाएगा। यस सर, यस सर, हाँ, समझ आ गया। और p ऑफ वन 0 होगा तो उससे k की वैल्यू निकल के आ गई। सभी केसेस में, चारों केसेस में हमने वैल्यूज देख लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करने वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने वाले पार्ट पे। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका है फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये है आपका। इसमें आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले पहले पार्ट पे आते हैं, पहले पार्ट पे आते हैं हम लोग। ओ हो, हाँ अब ठीक है। अब देखो फोर्थ का जो पहला पार्ट है, ये है 12x² - 7x + 1। मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक, जिन बच्चों को पता है पहले से कैसे करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस को, तो उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उनके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे ये सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, पावर 2 है ना हाईएस्ट पावर, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होता है वो 2 लीनियर फैक्टर्स निकल के आएंगे। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो 2 लीनियर फैक्टर्स निकल के आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं अगर, तो इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके लीनियर फैक्टर्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं, सॉरी
x माइनस टू और x प्लस वन, तो इसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। ये दोनों जो है ना लीनियर फैक्टर होते हैं। तो ये कैसे मैंने लिख दिया है ये x माइनस टू और x प्लस वन, ये हमें सीखना है। ठीक है, कि मैंने कैसे इसको इस तरीके से लिख दिया है। हालांकि एक बात और भी समझना जरूरी है कि आपको मैं दिखाऊं एक चीज, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ आप। ठीक है, कि ये कैसे लिखा हुआ है। एक मिनट देखो कि x माइनस टू और x प्लस वन मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये देखो क्या होता है, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस टू को भी एक्स x प्लस स्क्वायर वन से। तो प्लस ये आपका एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। एक्स 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 को एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को वन से करेंगे तो टू एक्स एक्स आएगा प्लस माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस टू। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है, देखो ध्यान से, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है बेटा, देखो ध्यान से, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे तो एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और माइनस टू का तो माइनस टू ही होएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों को, हाँ इन दोनों को ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया है वो यही आया है। जो एक्चुअली में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना वो यही था। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को फैक्टराइज करके ये लिखा जा सकता है ना, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट में अलग अलग करके। या यूं भी कह सकते हैं हम कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करके, x माइनस टू और x प्लस वन को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लिखा जा सकता है। तो ये एक तरह से देख सकते हैं हम कि ये फैक्टराइज करने का एक तरीका है, या यूं कहें कि इसी एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वो यही सीखने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे दो लीनियर फैक्टर्स में, लीनियर ऐसे होते हैं x माइनस टू एक्स प्लस वन, जिसमें पावर वन हो, x की पावर वन हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लीनियर में कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से एक बार सुन लेना, मेरे ख्याल से एक बार में ही समझ में आना चाहिए, और नहीं तो नहीं आएगा समझ में, टाइम लगेगा फिर समझने में। तो एक बार ध्यान से सुनो क्या करना होता है। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये चेक कर लो, चेक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लो, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को देखो ध्यान से। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इन दोनों को ले लो। तो ये जो दोनों हैं, ये लास्ट टर्म और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। कितना आएगा भाई, 12 इंटू वन कितना आ जाएगा, 12। हाँ, और 12 हाँ हाँ जी सर, किस क्या तो बोलो क्या डाउट है। ए बी क्या आ गया, 12 आ गया। ए बी क्या कहाँ से आ गया भाई, ये ए बी कहाँ से आ गया। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये मैं ना दो नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, दो नंबर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन दोनों नंबर्स को मैंने ए और बी अज्यूम कर लिया है। सभी बच्चे अपना माइक बंद करो, ए और बी अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट 12 के इक्वल है, 12 इंटू वन। और हाँ, ये जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म ध्यान से देखना, मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का क्या है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, नहीं मिडिल टर्म सेवन सेवन कोएफिशिएंट पूछ रहा हूँ, और 7 भी नहीं है, सेवन -7 है, माइनस -7। हाँ सॉरी माइनस -7 हाँ सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं यही चीज तुम लोगों के लिए दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दोनों नंबर जो है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, ए बी है, क्या क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पर 9 टू जा 18, और ए प्लस बी क्या होगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 है, मिडिल टर्म क्या है 7, मिडिल टर्म का मतलब कोएफिशिएंट क्या है मिडिल टर्म का, +7 है, इसलिए 7 हाँ +7 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी क्या होगा, बताओ ए बी क्या होगा, 7 सर 7 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 7 क्या होता है 7, 7 और ए प्लस बी क्या होगा -3 -3 -3। समझ में आया ये, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज समझना जरूरी है, ए प्लस बी क्या है और ए इंटू बी क्या है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर a इंटू बी क्या है, 12 इंटू वन 12, और a प्लस बी क्या है, ये कोइफिशिएंट x का कोइफिशिएंट, मिडिल टर्म जिसको कहते हैं, इसको तो -7 हो जाएगा। अब तुम्हें ना यहां से ध्यान से सुनना, मेंटली है ना, यहां तुम्हारा IQ टेस्ट होगा।
आईक्यू का टेस्ट होगा तुम्हारा यहाँ पे। अब तुम्हें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, ए और बी दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं। ये अब मेंटल टास्क हो गया बेटा, ये मेंटल टास्क हो गया। -3 -4 हाँ, ताकि दोनों सर को -5 -3 मल्टीप्लाई करने सर पे उसमें 12 आ जाए। -2 मत बोलो मत बोलो मत बोलो। मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे -7 आ जाए, ऐड करने पे -7 आ जाए, ऐड करने पे -7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। 4 and 3 सर। नहीं, -4 एंड -3। A is -4 equal to हाँ सर -3, माइनस। B is equal to -4 -3। -3 तभी तो जोड़ेंगे इन दोनों को तो -7 आएगा। अब ये जो मैंने कर दिया है ना, ये बच्चे इसमें जो झेल जाते हैं। एक बच्चे को मैंने एक बार कहा करने के लिए, वो आधा घंटा यही सोचने में लगा दिया उसने। ठीक है, कि दो नंबर आपको ढूंढना है ताकि उनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके -7 आए। तो यहाँ पर आपका आईक्यू टेस्ट होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं ना। फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं, ये सिंपल, ये यहाँ पर मेंटल कैलकुलेशन है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चीज करने में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मेंटली ही सोचना पड़ेगा कि दो नंबर ऐसा सोचो ताकि उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कह रहा हूँ 12 आ जाए और ऐड करके -7 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर्स बेटा -4 और -3 है। ठीक है, ये चीज आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं आपको सिखा सकता है कि ये कैसे दो नंबर सोचने हैं। तो एक बार एक की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। सोचोगे है ना, 2 ले लोगे 6 ले लोगे तो 2 6 12 तो होता है, बट 2 और 6 8 हो जाता है ना, -7 तो नहीं होता है। अगर तुम मान लो 12 और 1 ले लोगे तो मल्टीप्लाई करके तो 12 इंटू 1 12 भी होगा, बट 12 और +1 तो -7 नहीं होता है। 12 + 1 तो 13 हो जाता है। तो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से करते रहोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा -4 और -3 है। -4 -3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, -7 आएगा और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ ये जो आपने कर लिया, तो आपका समझो कि 80% टास्क जो है, 60% कह सकते हैं, 80 ज्यादा हो गया, 60% टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने पे आते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये हमने निकाल दिया है। ये ना मिडिल टर्म जो है -7x, मिडिल टर्म वैसे -7x है, और मिडिल टर्म का कोइफिशिएंट क्या है -7। मिडिल टर्म क्या है -7x, और मिडिल टर्म का कोइफिशिएंट क्या है -7। अब हम क्या करने वाले हैं, मिडिल टर्म जो है -7x, उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है दो पार्ट में लिख देना, है ना। तो स्प्लिट ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ये जो किया है ना तामझाम इतना सारा कुछ, यही स्प्लिट करेंगे। मतलब ये -7 को अब हम -7 नहीं लिख करके -4 -3 लिख देंगे, है ना। समझ रहे हो इस बात को। तो सर देखो, -4x और -3x। हाँ, -4x -3x लिख देंगे। ठीक है, और +1 का तो +1 रहेगा ही, +1 को तो छेड़ना ही नहीं है, जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे इसको। मतलब ये कि अब हम 12x² -7x + 1 को फैक्टराइज करने के प्रोसेस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया है। स्प्लिट का मतलब दो पार्ट में लिख दिया है, स्प्लिट किया है, दो अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया है। ठीक है, -7x और -7x को -4x -3x। क्यों ऐसा किया, -4 और -3 ही क्यों लिया, क्यों हमने यहाँ पर -6 -x क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया है। तो बेटा देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब इन दोनों में तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये 12x² और -4x में, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर तुम अगर देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि 12 और 4 में ना 4 कॉमन है। ठीक है, और x² और x में, x² और x में ध्यान से देखो, ये x है और ये x² है, इन दोनों में भी x कॉमन है। तो हमने क्या किया, यहां से 12x² में से 4 कॉमन ले लिया और x² में से x कॉमन ले लिया। तो बेटा 12x² में से जब तुम 4x को कॉमन फैक्टर बाहर निकाल दोगे, तो ये 12 है और ये 4 तुमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 3, 8 नहीं बचा, 3 बचा, है ना। 12 में से 4 माइनस करने पे बचता है ना 8, लेकिन यहां हमने माइनस नहीं किया है, हमने क्या किया है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला है। फैक्टर का मतलब यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 है तो यहां पर 3 आएगा। अच्छा, x² में से अगर एक x बाहर निकाल दिया तो x बचेगा। फिर ये -4x था, ये -4x था, तो -4x को कैसे लिखेंगे, अब 4x कॉमन ले चुके हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, -1। इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, -1 को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x -1, है ना। क्योंकि माइनस कॉमन जब लेंगे इसमें तो ये प्लस वाला पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, ये जो यहाँ प्लस था ना, ये प्लस जो यहाँ था वो माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया 3x -1, 3x -1, दोनों में कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो 3x -1 कॉमन फैक्टर आ गया। और
यहाँ क्या बच गया 4x, यहाँ क्या बच गया 4x, और यहाँ क्या बच गया -1, तो 4x -1। यही है लीनियर फैक्टर्स। देखो दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ये जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल था 12x² - 7x+1, 3x-1 इंटू 4x-1। यही आपका आंसर है, यही इसका कह सकते हैं दो फैक्टर्स है। और यहाँ से आप जीरो भी चाहो तो निकाल सकते हो इस पॉलिनोमियल के। कैसे? इसको जीरो करके, इसको जीरो करके। आई होप थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे निकालते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, सर मैं पूरा पूरा आ गया। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ और फिर उसके बाद आप लोग खुद से करना। चलो एक एग्जांपल जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये वाला एक्सरसाइजेस तुम करोगे खुद से ही। मैं दूसरा एग्जांपल अपनी तरफ से देता हूँ। देखो x² + 4x + 3। ठीक है, सिंपल सा लिया एग्जांपल। तो एक मिनट, नहीं ये ऐसा वाला लेना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा टफ लेते हैं। क्या लूं? एक मिनट सोचने दो मुझे, एक सेकंड सोच लूं, एक सेकंड सोचता हूँ फिर लिखता हूँ। हम्म, 8x² - 10x + 3 ये है। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को और फिर दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, दिख रहा है साफ साफ। फिर इसके बाद ना ये x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब a b की वैल्यू लिख देते हैं। कितना लिख देंगे भाई? 8 3 24। और ये जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट वो हमारा a + b होता है -10। अब हमें यहाँ से सोचना है, अपना IQ यूज करना है, अपना इंटेलिजेंस को यूज करते हुए दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं हमें ताकि उनका प्रोडक्ट 24 हो और सम करने पे -10 हो। -4 -6 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। -4 -6 and एक, -4। हाँ, ए की वैल्यू -1 -4, -6। ये ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -6, तो ये आपका आ गया। अब मिडिल टर्म जो है ये -10x, ये -10x को अब स्प्लिट करके -4x और -6x लिख देंगे। तो 8x² - 4x - 6x लिख देंगे और +3, और फिर आपके पास आ जाएगा, मतलब इसको हमने क्या किया इस तरीके से लिख दिया। और फिर इसके बाद इन दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर 8 और 4 में 4 कॉमन फैक्टर है, और x² और x में x कॉमन फैक्टर है। तो जब बेटा 8x² में से 4x को कॉमन ले लोगे तो 2x बच जाएगा, है ना, क्योंकि 8 में से अगर 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। और ये ना 4x है, 4x कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर भी 4x ही है तो -1 बच जाएगा। अब -6x और 3 में -3 कॉमन फैक्टर है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो जब -3 कॉमन लोगे 6 में से तो 2 बचेगा, है ना, 2x, और माइनस है तो यहाँ पर -1। क्यों भाई? माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ तो प्लस था और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो इस तरीके से फिर दोनों में से ये 2x - 1 कॉमन आ गया, तो 2x - 1 को दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर 4x क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर हम 4x और 6x का ऑर्डर चेंज कर दे तो आंसर बदलेगा तो नहीं? जैसे बिल्कुल नहीं, जैसे बिल्कुल 6x पहले ले लिया। मैंने बिल्कुल नहीं, चेंज करके बिल्कुल नहीं, करा है लेकिन आंसर आ जाता है सेम ही आएगा। अलग कैसे आंसर आ सकता है? आंसर सेम ही सर, आएगा। ठीक है, सेम ही आता है। हाँ, 2x - 1 और 4x ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x - 1 और 4x - 3 ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये 8x² - 10x + 3 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2x - 1 और 4x - 3 होंगे। तो यही आपको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना कहते हैं इसको। समझ में आ गया ये सर सबको? हाँ हाँ बोलो। यस सर आ गया, लेकिन सर आपने सबसे पहले यही बताया था ना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जब ये अप्लाई होगा, मतलब मिडिल टर्म हाँ, स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म, हाँ हाँ हाँ। और सर जैसे आपने अभी क्वेश्चन लिखा था तो उसके अंदर जैसे 3x लिखा था और 20 था, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन तो ही आएंगे जिनके अंदर कॉमन फैक्टर हो ही ना। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन होगा ओके सर। फैक्टराइज वही देंगे ना, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। जैसे आपका पहला पार्ट तो हमने कर लिया था, आई थिंक ये पहला पार्ट तो डन था। सेकंड पार्ट करते हैं अभी। सेकंड पार्ट 2x² + 7x + 3। तो भाई देखो
ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 6, और ए प्लस बी क्या होगा 7, ए प्लस बी क्या होगा 7। यहाँ से अपना मेंटल एबिलिटी यूज करो, यहाँ से आईक्यू अपना यूज करो और ए बी की वैल्यू 6 निकालो। and 1 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 6 तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा, अब जो ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ये कैसा होगा, जो 7x है वो कैसे लिखेंगे बेटा, 6x प्लस x है ना, 1x को x लिखते हैं, 1x है तो 1x को x ही लिखते हैं। फिर इसको आप दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लोगे तो x बचेगा प्लस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लोगे, इन दोनों के अंदर 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। और फिर दोनों में अब यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 3 है, दोनों में से x प्लस 3 को कॉमन ले लोगे तो 2x 2x plus प्लस 1 वन। into x plus 3 हाँ, ये आपका आंसर आ गया, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो यही आपका फैक्टराइज करके आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। प्रैक्टिस करने से, हाँ प्रैक्टिस करने से थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अभी डिफिकल्टी में फील हो रही है, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो चाहो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट नहीं, एक काम करते हैं, मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ, थर्ड पार्ट तुम लोग खुद से कर लेना। ये है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो इसमें ए बी की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 और -4 को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस 12, -12 भाई माइनस का साइन कैसे भूल जाते हो, माइनस का साइन नहीं भूलना है। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो a प्लस बी कितना है, -1 -1 दिख रहा है सबको, हाँ ए बी की वैल्यू -12 और ये, हाँ तो अब यहाँ से अब देखो a की वैल्यू क्या लोगे, और 3 b और की -4 -4 and 3 -4 and 3, हाँ एक पॉजिटिव -4 नेगेटिव लेंगे, प्लस 3 हाँ ऐसा नहीं कि -3 + 4 ले लेंगे, दोनों को देखो, क्योंकि -4 और 3 को मल्टीप्लाई करके -12 आता है, और -4 और 3 को जोड़ने पे -1 आता है। ये बहुत बड़ा टास्क है, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार मैंने बच्चे को कहा करने के लिए, आधा घंटा उसने यही सोचने में लगा दिया कि भाई दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -12 है और सम करने पे -1 है, तो वो दोनों नंबर्स बताओ, तो -4 और 3 होगा, क्योंकि -4 3 जो है वो -12 होता है, और -4 में अगर 3 ऐड करेंगे तो -1 होगा। अगर -3 और 4 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, हालांकि -3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन तो -12 ही आएगा, बट -3 और +4 1 होता है, -1 नहीं होता है। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि एक वैल्यू को आपको -4 लेना होगा, भले ही आप बी को ले लो -4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वैल्यू को आपको -4 लेना है और दूसरी वैल्यू को 3 लेना है, ना कि -3 और 4, ऐसा नहीं ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग स्प्लिट करने पे, इसके मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म जो कि -x है उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में लिख देंगे। दो पार्ट में कैसे लिखेंगे भाई, अपनी मर्जी से, हमारा राज तो है नहीं कि अपनी मर्जी से जोड़ चाहे लिख दें, इसको स्प्लिट करेंगे ना, -4x प्लस, या ऐसे लिख सकते हो आप, +3x माइनस 4x, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। क्यों ऐसा किया बेटा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 3 एक जैसा दिखता है ना, इसलिए मैंने पहले 3x लिख दिया और बाद में -4x लिख दिया है, क्योंकि -4 तो है ही, आपको पता ही है। तो इसको आप सिंप्लीफाइड थोड़ा सा और करते हैं। ओहो, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ये रहा। हाँ, अब इन दोनों में 3x स्क्वायर और 3x में दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो x, इसमें x बच जाएगा और इसमें 1 बच जाएगा, और इन दोनों में 4 कॉमन है, ध्यान से देखो, तो -4 को कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बच जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में ना कि कैसे -4 क्यों कॉमन लिया, +4 क्यों नहीं लिया, तो वो आपको प्रैक्टिस, हाँ हाँ, x + 1 लाना है, जो जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी तो बात बन पाएगी। तो x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, x + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, 3x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, -4, यहाँ क्या बच जाएगा, -4। तो यही आपका फैक्टराइजेशन है, ये हो गया डन। मतलब इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, फैक्टराइज करके, और इससे जीरो भी निकाल सकते हैं। इसके जीरोस क्या क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, -1 एंड 4/3, है ना, देख पा रहे हो आप। -1 and 4/3 आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। यस सर ओके, अब हम लोग नेक्स्ट, वो दोबारा बता दे। कौन है दोबारा बताना, अब कितनी बार बताऊं बेटा, एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया, अब दोबारा क्या बताऊं, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं, दोबारा 15 बार पूछो एक।
एको हाँ हो रही थी तो मैंने एक बार रीजॉइन करके सर मेरी साइड पे आपकी वॉइस एको हो रही थी तो मैंने एक बार रीजॉइन करा था, इसलिए बस वो जो आपने लास्ट में जीरो बोला था ना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो, वो छूट हाँ गया था बस ये मेरा। ये जीरो जीरो इसका जीरो भी निकाल सकते हैं ना इससे। देखो x+1 को जीरो अगर करना है हमें, मतलब इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज जैसे कर दिया, 3x² - x - 4 को हमने फैक्टराइज करके तो ये लिख दिया। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल का जीरो भी फाइंड कर सकते हैं। जीरो फाइंड करना बहुत सिंपल है कि x+1 को जीरो के इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो भी हो ओके जाएगा। हाँ, ऐसे ही 3x - 4 को भी जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम ये एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, जो कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ही है, बट ये फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पॉलिनोमियल जो है ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके जैसा करने जैसा नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो जब कभी भी आपको ये 3 डिग्री या 4 डिग्री है ना, फॉर अ पॉलिनोमियल of degree greater than 3, degree greater than 3, greater than या equal to 3 है ना, factors, sorry, factors can be found using rational integral root theorem। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड के लिए ध्यान से सुनना बस, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने x-1 लिख दिया, x-2 लिख दिया, x-3 लिख दिया। पता है इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर तुम x-1 को x-2 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको x-3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये आएगा। ठीक है, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करके x-1 x-2 x-3 को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आता है। अब देखो इसमें इसके फैक्टर x-1 है, x-2 है और x-3 है। ये जो लास्ट वाला टर्म आया ना, ये 6 ध्यान से देखो तो ये 3 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके आएगा। बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो उसमें ना सब में x आएगा, बट ये जो टर्म होंगे जब 1 का 2 से और 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो आपको एक कांस्टेंट टर्म देगा, है ना। मतलब इसमें बहुत सारी मल्टीप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन ये 6 कैसे आया होगा? 6 आया होगा जब 3 को 2 से और फिर 2 को 1 से, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब ये 6 आया होगा। तो ये जो 6 है ना, ये 6 बेसिकली देखा जाए तो जो इसके फैक्टर्स में ये x - a x - b x - c जो है, उसके ही फैक्टर्स का ये कह सकते हैं, उसका ही नंबर, उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके आया हुआ है ये। ठीक है, 1 × 2 × 3 करके ये 1 × 2 × 3 करके ये -6 आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं इन जनरल बात करूं तो x x - b x - c ये जो होगा बेटा, ध्यान से देखना, इसमें कुछ तो x³ वाला टर्म होगा, फिर कुछ x² वाला टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो x² वाला टर्म आएगा, पा रहे हो इस बात को, -a - b ab और फिर -c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -abc आएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली में इन नंबर्स से मिलके बना हुआ है। मतलब ये सारे जो होंगे ये इन्हीं के फैक्टर्स, मतलब इनमें से कुछ नंबर्स, ये ए बी सी जो होंगे ना, इसके फैक्टर्स होंगे। ये समझ पा रहे हो बेटा सभी बच्चे, है ना। 1 2 यस 3, जैसे यहाँ पर yes, 1 है, 2 है, ये 3 है, इन तीनों से मिलके ये 6 कांस्टेंट टर्म बना है। ये जो कांस्टेंट टर्म आया है कैसे आया है? कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर 6 आया था, ये कैसे आया है? ये 6 आया है 1 2 3 को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर्स की, तो मैं देखो, अब अगर मुझे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान से देखना इस पॉलिनोमियल को बेटा, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना, मैं जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज करें, जिसको मैं रेड कलर से इस पॉलिनोमियल को मार्क कर रहा हूँ। देखो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिनोमियल को, इसको मत देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उसको मत देखो, ये देखो यहां पर देखो, 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है, इसका कांस्टेंट टर्म 6 है। तो ये कांस्टेंट टर्म 6 ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर जो है वो
2 या 3 या ऐसा कुछ रहा होगा। 6 भी हो सकता है, वैसे 6 के जो फैक्टर्स होंगे वही इसके इस तरीके के फैक्टर्स में आएंगे, मतलब x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी जैसा जो होगा। तो जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स होंगे, मतलब 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-3, है ना, या +-6 भी हो सकता है। तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के, ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। इतने बात पे एग्री करते हो आप लोग, है ना? क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पर Yes. x-1 फैक्टर है, x-2, x-3 फैक्टर है, तो यहाँ पर 6 बना है। तो मतलब ये कि एक चॉइस है हमारे पास कि 1, 2, 3, 6 इन सब में से कोई एक इसका जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। ये जो रेड कलर में पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा आपका। +1 हो सकता है, या +2 हो सकता है, या +3, या -1, -2, -3, या -6, इस तरह से कुछ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जाम्पल से दूंगा तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखो, जैसे मान लो एक सेकंड के लिए x³ - x और +2, नहीं यहां पर प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब देखो इस 2 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म को पिक करो पहले। ये क्यूबिक के लिए होता है, वैसे क्वाड्रेटिक पे भी एप्लीकेबल है, बट अभी हम क्यूबिक के बारे में सीख रहे हैं। +2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, +-1, +-2, ठीक है। कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर्स हुए, +1, -1, +2, -2, 4 नंबर्स ऐसे फैक्टर्स हो गए इसके। अब इन चारों में से कोई एक Yes, तो इसका जीरो होगा। चारों में से 4 जो नंबर है ना, +1, -1, +1, +2, -2, ये चारों में से कोई एक तो इसका जीरो होगा। जीरो का मतलब जानते हो ना सभी बच्चे, जिसकी वैल्यू पुट करने पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, समझते हो ना इस बात को? तो आपका यही p(x) है। तो बेटा ध्यान से देखना yes, कि इन्हीं 4 में से कोई एक जीरो होगा। तो आपको ना हिट एंड ट्रायल से, अब यहाँ पर जो है काम आ गया हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से, ट्रायल एंड एरर से, हिट एंड ट्रायल बोले या फिर ट्रायल एंड एरर से आपको चेक करके देखना होगा बच्चों कि कहाँ पे जीरो हो रहा है। जैसे 1 रख के देखेंगे, सबसे पहले 1 सर रख के -1 देखेंगे। रखते अरे माइक बंद करो बेटा। 1 रख के देखो, इसमें 1 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1³ + 1 + 2, तो जीरो आया क्या, जीरो नहीं आया। फिर सर -1 रख -1 के रखना देखो, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। 0 तो -1 पे जीरो आ रहा है, ध्यान से देखना कि -1 पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि x+1 इज अ फैक्टर, जो हम लोगों ने आज की क्लास के स्टार्टिंग में किया था। याद करो, कितने बच्चों को याद है? आज की क्लास की स्टार्टिंग में हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि p(-1) जीरो है, तो इसका मतलब x+1 फैक्टर है, ठीक है। तो भाई अगर इसका x+1 एक फैक्टर है, अगर इस पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है, तो बाकी के 2 फैक्टर्स भी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, डिवाइड करके, ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आया कि p(-1) जीरो है, दैट मींस अब ये -1 पे आ गया। अगर -1 पे नहीं आता बच्चों तो 2 पे भी चेक करते, 2 पे भी नहीं आता तो -2 पे भी चेक करते, किसी ना किसी एक पे तो आना ही था, ठीक है। तो p(-1) जीरो आ गया, दैट मींस x+1 इज अ फैक्टर, ठीक है। x+1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और x+1 अगर एक फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल को आपको x³ + x+2 को x+1 से डिवाइड करके बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे भाई डिवाइड करते हैं बताइए आपको, x² लेंगे तो ये x³ हो जाएगा, फिर x² का 1 से मल्टीप्लीकेशन तो x² होगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाए, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया टर्म, फिर -x² होगा, फिर +x हो जाएगा, फिर यहाँ पर -x लेंगे तो -x² होगा और -x होगा। ये मेरे ख्याल से अगर डिवीजन में किसी को इश्यू आ रहा है तो उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास डिवीजन के, है ना। तो ये कैंसल आउट हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो x कितना आ गया बेटा, 2x और +2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 2, और फिर माइनस माइनस तो ये कैंसिल होकर के जीरो, जीरो ही आना ही चाहिए था, जीरो तो आना ही था, क्योंकि भाई जब x+1 फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो ही आना था। तो लेकिन हमारे पास दूसरा फैक्टर ये निकल के आ गया, ध्यान से देखो ये दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। तो बच्चों यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि x³ + x+2 जो है उसका एक फैक्टर तो x+1 था ही, हमने वो तो ट्रायल एंड एरर से निकाला था, और दूसरा फैक्टर जो आया वो x² - x+2 आया है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, x² - x+2 आएगा, ठीक है। हाँ सर जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखी रेशनल रूट थ्योरम की, उसमें हाँ फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये सर डिग्री के आगे जो आपने लिखा नंबर वो समझ नहीं आया क्या लिखा है राइटिंग, डिग्री क्या लिखा है सर ये? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है।
इसका मतलब सर जो क्वाड्रेटिक इसका मतलब हुआ कि पॉलिनॉमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में नहीं लगेगा ये रेशनल रूट थ्योरम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाने की जरूरत नहीं होती है बच्चे, ठीक है। क्वाड्रेटिक सर पॉलिनोमियल जो में अभी रैशनल हमारा रूट लगाना। आंसर आया है हम उसके भी तो और फैक्टर्स निकाल सकते हैं ना? एक मिनट, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरत नहीं होती है लगाने की, ये डिग्री ग्रेटर देन है ये वाला, ये थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसके बिना ही हो जाता है। हाँ, अब हम यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलेगा भाई, ए बी, ये तो अब क्वाड्रेटिक बन गया ना, क्वाड्रेटिक में तो हम जानते हैं कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो भाई ए बी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 2, और ए प्लस बी कितना है -1। अब तुम्हें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं ए और बी, ताकि उनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और ऐड करके -1 आ जाए। सोचो, ऐड करके -1 सर और माइनस मल्टीप्लाई टू प्लस करके 2। वन सर माइनस टू प्लस वन ये देखो, ये देखो, -2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं आएंगे। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ कहीं है ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पहली बात, ठीक है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ से इंटीजर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नहीं सोच पाओगे, -2 और 1 तुम सोचते रहो भाई, a इंटू बी अगर 2 है तो तुम यहाँ पर सोच ही नहीं पाओगे कि दो नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और -1 नहीं हो पाए, निकलेगा ही नहीं इंटीजर में, ठीक है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, तो मतलब ये हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सारे फैक्टराइज हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनको तो हम सर इसको बोलते यहीं हैं छोड़ दे। नॉट फैक्टराइजेबल, हाँ, या कहते हैं कि इररिड्यूसिबल, ठीक है, इररिड्यूसिबल भी बोलते हैं इसको, कि मतलब उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। तो यही आंसर है आपका, ये जो है ना बेटा, ध्यान से देखो, यही आपका आंसर है। ये फैक्टराइज होगा, एक x + 1 फैक्टर आया, दूसरा x² - x + 2 होगा। अगर यहाँ पर -2 होता ना x की जगह पे, यहाँ पे ये +2 की जगह -2 हो जाता है ना यहाँ पर, तो हो जाता फैक्टराइज, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं फैक्टराइज होगा, बस इतने पे ही हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने रैंडमली ऐसा ही एग्जाम्पल ले लिया था, नहीं तो ज्यादातर किताबों में जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं वो सोच समझ के वैल्यूज लिखे होते हैं, तो वहां पर ना वो फैक्टराइज हो जाता है ज्यादातर, है ना। ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में वहां भी नहीं होगा फैक्टराइज, बट ज्यादातर केसेस में फैक्टराइज वहां पर दूसरा दूसरा भी फैक्टराइज होता है। तो दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमने अभी अभी सीखा है उसके हेल्प से निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ यस में सर। आया बच्चे? कॉन्सेप्ट Yes, समझ में sir. आया कि यस सर। आपको Yes, sir. कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालने होते हैं, और उन्हीं में से हिट एंड ट्रायल से चेक करके देखना होता है कहाँ पर जीरो हो रहा है। और जहां पता चल जाए कि भाई जीरो हो रहा है, जैसे मान लो 3 पे जीरो हो रहा है, तो 3 पे जीरो होता, अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल में 3 पे जीरो हो रहा है तो x - 3 फैक्टर है, और फिर उस x - 3 से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और फिर बाकी फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और इसी को यूज करते हुए हम लोग ये 5th क्वेश्चन जो आपका है फैक्टराइज करने का, वो हम लोग करने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पहला पार्ट मैं बता देता हूँ और बाकी पार्ट आप खुद से करना। तो ये देखो, पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट है x³ - 2x² - x + 2। तो सबसे पहले तो भाई 2 की, यहाँ पर 2 ही है, जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें भी 2 है। हाँ जी बोलो। सर एक बच्चे का नाम पूछना था, इन्होंने आईडी बना रखी है, गौरव सिंह के नाम से जिनकी आईडी है, वो बच्चा अपना नाम बता दे एक बार। गौरव, बेटा अपना नाम बता दो। गौरव गौरव नाम है? या ठीक है बेटा, चेक कर लो। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर +2 जो है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, +1 - 1 +2 - 2। अब आपको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर से चेक करके देखना है। ये आपका p(x) मान लो एक सेकंड के लिए, तो p(1) चेक करके देखो भाई, p(1) लोगे तो 1 का क्यूब 1 - 2 - 1 + 2 हो गया, 0 हो रहा है। ओ हो, ये तो कमाल ही हो गया, पहले बार में ही कमाल हो गया नहीं। इसका मतलब p(1) 0 है तो x - 1 इज अ फैक्टर,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी ये हो सकती है कि -1 पे भी चेक करके देख लें और +2 पे भी और -2 पे भी चेक करके देख लें, देख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो वो आपको अगर 0 मिल रहा है तो और अच्छी बात है। बट एक तरीका ये है कि अब दूसरा तरीका ये है कि जो हमने अभी भी सीखा था कि x-1 एक फैक्टर निकल गया है ना, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस पे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि नाउ नाउ वी शैल, ये क्या आ गया, नाउ वी शैल डिवाइड px बाय x-1। x-1 से उसको अब डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। ओहो, डिवीजन सबको आता है ना करना। डिवीजन कैसे करेंगे बेटा, x-1 को डिवाइड करना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 एक्स प्लस सॉरी x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को x-1 से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं बच्चों, x² लेंगे, फिर x³ हो जाएगा, माइनस x² आ जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया बेटा, माइनस x² माइनस x, फिर माइनस x होगा, माइनस x² माइनस माइनस प्लस x, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, -2x प्लस 2 होगा, फिर -2 लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2x प्लस 2 और रिमाइंडर 0, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल कैंसिल। ये होना ही था, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब तो कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, अब देखो भाई, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमने हिट एंड ट्रायल से पहले ही निकाल लिया था, x+1 है ना, ये x+1 तो पहले ही एक फैक्टर आ चुका था, और दूसरा फैक्टर क्या आया है, ये है ना, ये दूसरा फैक्टर क्या आया है बच्चों, दूसरा फैक्टर आपके पास आया है, ये फैक्टर आया है, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x-1 इंटू x² माइनस x-2, ठीक है। अब आपका काम यहां से आसान हो गया। अब इसको ना, इस पॉलिनोमियल को आप फर्दर आप फैक्टराइज कर सकते हो, x² माइनस x-2 को फर्दर आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हो। तो देखो यहां से फैक्टराइज कैसे करोगे आप, ए बी की वैल्यू क्या है, -2, कैसे भाई, x² का कोएफिशिएंट और -2 को मल्टीप्लाई कर -2 आ जाएगा, और a प्लस बी कितना है बच्चों, -1। तो आपको पता ही है ना, अब यहाँ पर कर सकते हो आप, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्या होगा, -2 + 1 ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी -2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल सही बात। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, जो कि पिछले केस में नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, तो आ गया x² माइनस, अब मिडिल टर्म जो था आपका -x, उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करने का मतलब -2x प्लस x लिख दो इसको, और फिर -2, तो स्प्लिट करेंगे बेटा तो x कॉमन आ जाएगा, x-2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x-2, तो आपके पास x-2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, x प्लस 1 एक दूसरा फैक्टर आ गया। तो ये फाइनली आपके पास जो फैक्टराइज करके आया है, x² माइनस x-2 का जो फैक्टराइजेशन है वो ध्यान से देखो, ये आ गया। तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल जो आंसर होगा बेटा, फाइनल जो आंसर होगा आपके पास आएगा, वो देखो, एक यहाँ लिख देता हूं मैं, जगह कम पड़ गया, x³ माइनस 2x² सॉरी माइनस x प्लस 2 को आप लिख सकते हो x-1 इंटू में ये जो x² माइनस x-2 था उसको हम लिख सकते हैं x-2 इंटू x प्लस 1। तो ये इसके 3 फैक्टर्स निकल के आ गए, देखो ये है फाइनल आपका आंसर, ठीक है। यही सर है आपका मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 3। तो सर Excuse me, sir? जब हमें 0 फाइंड आउट करना है, हमें उस टाइम पे 3 फैक्टर मिल गए, तो हमें ये बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर इस क्वेश्चन में इतना तामझाम करने की बजाय इस क्वेश्चन के लिए बस देखिए, हम इसके फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में Yes, कॉमन भी sir. तो ले सकते थे, और फिर उससे तो बहुत जल्दी से हो जाता x+1 x-1 और x-2। हाँ ये कर सकते थे, इस क्वेश्चन के लिए वैलिड था वो, ठीक है। सभी क्वेश्चन में वैसे वैलिड नहीं होता है, जैसे सेकंड पार्ट है ना, इसमें वैलिड, हाँ इसमें कर सकते हैं, है ना। लास्ट के लिए भी है। हाँ इसमें तो और भी कई तरीके होते हैं, इसमें तुमने जो बोला है कि इसमें कॉमन ले लेंगे तो भी हो जाएगा, और भी एक तरीका होता है कि प्रोडक्ट यही से डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस जैसे 1 पे 0 आ गया था तो -1 पे भी ये 0 आ रहा था, है ना, और 2 पे भी 0 आएगा। Yes, तो sir. वहां से हम ये भी कह सकते थे कि भाई x-1 x+1 और x-2 फैक्टर्स हो गए, तब भी हम निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन वो सब में वर्क नहीं करेगा, वो खाली इसमें वर्क करता, इसीलिए हम इन जनरल तरीका हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन जब आप
खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपको आइडियाज आते रहते हैं, तो आपको कई तरीके पता हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो क्वेश्चंस के बारे में, तो आपको आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत अलग अलग एंगल से सोच पाते हो। फिर सेकेंड पार्ट है बच्चों, जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करके निकालो आंसर। सेकेंड पार्ट सर कमेंट में आंसर लिखिए। सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट करो। नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। सेकेंड पार्ट सभी बच्चे करेंगे अभी। मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद से ट्राई कर लो 5 मिनट क्वेश्चंस को। इन चारों क्वेश्चंस को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कर लो और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पाँच मिनट का टाइम है, सभी बच्चे ट्राई कर लेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो। ओके। सर डन। कई बच्चों ने आंसर लिख दिया है, वेरी गुड। थर्ड पार्ट का कुछ बच्चों ने थर्ड पार्ट का नहीं लिखा है। सेकेंड पार्ट है, जिनका नहीं आया है वो देख सकते हैं सेकेंड पार्ट, जिनका आ गया है ओके। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, +-1 +-5। चेक करके देखना पड़ेगा। जैसे p(1) अगर हम पुट करें, ये p(x) है, तो 1 पुट करेंगे अगर तो 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, फिर -3 -9 -5, तो ये तो 0 होगा नहीं, चेक करके देख सकते हो। p(-1) रख के देखो, p(-1) रख के देखो तो कितना आएगा, -1 -3 +9 सर जीरो -5, आएगा। 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, काम हो गया। इसका मतलब p(-1) पे 0 आ रहा है, p(-1) पे 0 आ रहा है, तो x+1 इज अ फैक्टर, x+1 इज अ फैक्टर। और x+1 पे अगर फैक्टर हो रहा है तो बाकी दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x+1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको, x³ -3x² -9x -5 को, तो ये आ जाएगा x²। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -4x² -9x, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो -4x² -4x प्लस प्लस कैंसिल 5x -5, आई एम सॉरी -5x -5, -5 से करेंगे तो -5x -5, फिर ये प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 आना ही था। तो ये आपको जो दूसरा px है बेटा, ये px क्या क्या बन गया, मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए। x+1 तो पहले से ही पता था फैक्टर, बाकी दूसरा जो फैक्टर आया है वो ये आया है ना, x² -4x + -5।
तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को फर्दर एक बार और फैक्टराइज कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या लेंगे, दो नंबर से प्रोडक्ट -5 है, प्लस करने पे -4 -5, बी की वैल्यू -1, सॉरी +1 ये +1 आएगा, यस सर, +1 -5 +1 -5 +1। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -5 और 1 से, है ना। तो एक्स स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है इसको हम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, -5x + x -5, x कॉमन आ जाएगा, x -5 होगा, फिर +1 कॉमन लेंगे तो x -5 होगा, और फिर फैक्टराइज करेंगे एक बार और तो x -5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और फिर x +1 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो ये कि px जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। एक फैक्टर तो हमें स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल से मिल गया था, बाकी दो फैक्टर्स भी हमें मिल गया, x +1, मतलब x +1 दो बार फैक्टर आया हुआ है। इंटरेस्टिंग है ये, है ना, x +1 दो बार आया हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि x +1 दो बार आया हुआ है तो x +1 का होल स्क्वायर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया होगा सबको। सर। यस यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, और आप ये रिकॉर्डेड वीडियो भी हेल्प ले सकते हो, और एक बार खुद से भी ट्राई करना तो क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं आया होगा समझ में तो वो बच्चे एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, सभी बच्चे, ठीक है। इसकी हेल्प ले सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। कहीं कहीं पर डाउट होगा तो आप इसमें देख सकते हो कि मैंने क्या किया हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट सबने किया होगा, जिसने नहीं किया वो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, कि भाई ये जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसमें 20 है, 20 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। अच्छा, इतने सारे थोड़ा ना चेक करने होते हैं, क्वेश्चन जानबूझ के आपको ऐसे ही देंगे जिसमें कि आसानी से या तो +1 पे या -1 पे आ जाएगा, और अगर +1 -1 पे नहीं आया ना तो +2 -2 पे पक्का ही आ जाएगा। और गलती से अगर +1 -1 +2 -2 पे नहीं आया तो गारंटी है कि +4 या -4 पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर +4 -4 पे भी नहीं आया तो पक्की बात है, अब फाइनल है कि +5 -5 पे आना ही आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको 10 तक 20 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इन्हीं दो तीन में से, स्टार्टिंग के दो तीन में से ही किसी पे आ जाएगा 0। तो चेक करके देखते हैं, 1 से रख के देखते हैं, 1 पे तो 0 आएगा ही नहीं, दिख रहा है साफ साफ। 1 रखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यस सर, 1 पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो p ऑफ -1 से स्टार्ट करते हैं, p ऑफ -1 से, तो ये -1 हो गया, +13 हो गया, -32 हो गया, +20 हो गया, 0 पहली बार में 0 हो गया। -1 देखा, जानबूझ के ऐसी ही वैल्यू देते हैं ताकि आसानी से बच्चा कर ले। तो 1 पे तो आना नहीं है, -1 पे आ गया, और जैसे ही p ऑफ -1 0 हो गया तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर। और x + 1 अगर एक फैक्टर है तो बाकी के दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। किसको, जो पॉलिनोमियल है ओरिजिनल 32x + 20, ये जो पॉलिनोमियल था इसको हमें x + 1 से डिवाइड करना होगा। तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये x³ हो गया, प्लस x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस माइनस कैंसल कैंसल, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x, फिर यहाँ पर 12x आएगा, यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कैंसल 20x + 20, और 20 यहाँ लेंगे तो 20x + 20 माइनस माइनस कैंसल कैंसल, 0, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये तो फैक्टर था ना भाई, x + 1 फैक्टर था तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। तो अब हम बच्चों p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x को हम लिखेंगे x + 1 इंटू में ये दूसरा फैक्टर ये निकला है, x² + 12x, x² + 12x + 20। अच्छा, अब दूसरी बात की ये इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, x² + 12x + 20। तो अब देखो यहाँ पर a + b की वैल्यू कितनी है 12, a b की वैल्यू कितनी है 20, है ना, 1 × 20 है ना। देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है और 20 है, 10 and 2 तो कितना आ गया बेटा, हाँ 10 2, a की वैल्यू 10 and 2 a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे अब, x² + 12x + 20 को हम लिख सकते हैं x² + 10x + 2x + 20, और फिर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x + 10 आएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे इसमें और इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 आएगा, फिर दोनों में से 10 x + 10 x + 10 को कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आएगा,
और आपका ये दो फैक्टर्स निकल के आ गए इस पॉलिनोमियल के, तो p ऑफ x को आप लिख सकते हो x प्लस 1 जो यहाँ पर था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर, और ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, उनके दो फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं, x प्लस 10 और x प्लस 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो यही आपका बेटा आंसर हो गया, यही आंसर है, यही आपका आंसर है। ये फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का जो आपका थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन था ये एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, वो ये निकल के आया। अब देखो यहाँ पर -10 रखने पे आता ना जीरो, तो यहाँ पर -10 तो फैक्टर था ही, -10 रख ले, -10 रखने थोड़ा टफ टास्क था, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं रखा था। -2 रखने पे भी हो रहा था, तो -2 रखते तो भी आसानी से निकल जाता एक फैक्टर, -2 पे 0 हो जाता, और -2 पे 0 हो जाता तो हम कह सकते थे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर। इस तरीके से निकाल सकते थे। एक फाइनल पार्ट है फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए फोर्थ पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सर फिर हम उसी के फैक्टर्स बार बार इसमें रख के और एक्स उनका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के ही नहीं निकाल सकते तीनों निकाल फैक्टर? सकते हैं, लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा वर्क ओके नहीं करेगा, कभी कभी उसमें डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए ये तरीका जानना जरूरी है। वो कभी कभी निकलेगा, ऐसा नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में तो निकल ही सकता था, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, निकल सकता था इस क्वेश्चन में, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता है। फोर्थ पार्ट है इसका बेटा, देखो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y² माइनस 2y माइनस 1। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो 1 के जैसे इसमें ना देखो ये 1 और 2 है ना, यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1/2 भी एक तरह से देखा जाती है, 1/2 भी जो है एक पॉसिबिलिटी है इसके फैक्टर का। लेकिन यहाँ पर तुम लोगों के कोर्स में नहीं होगा इतना ज्यादा, तुम लोगों के कोर्स में बहुत ही सिंपल है। फिर से ये कांस्टेंट टर्म की बात है, +-1 पे इसको 0 होना चाहिए। चेक करके देख लो, p ऑफ 1 पे चेक कर देखो, तो p ऑफ 1 पे भी है, -1 पे भी है। सर +1 P पे ऑफ भी है 1 पे हमारे। भी होगा, P ऑफ -1 पे भी होगा। ओके वेरी गुड, तो ये तो बहुत आसान है, अच्छा है। फिर p ऑफ 1 पे 0 हो गया। और सर P ऑफ -1/2 पे भी होगा। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये देखो ये 0 आ गया, p ऑफ 1 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, p ऑफ 1 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर, है ना, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, 2y क्यूब को 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को आपको इसमें, अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसमें भी हो रहा है, ध्यान से देखो, तो जो तुम बच्चे वही बच्चा कह रहा था ना, कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन यस ले लो y² तो 2y प्लस 1 आ जाएगा, और इसमें -1 कॉमन ले तो 2y प्लस 1 आ जाएगा, तभी फैक्टराइज हो रहा है ना, आसानी से फैक्टराइज हो रहा है ये। मिडिल टर्म नहीं, मतलब सीधा सीधा इन दोनों पहले दोनों टर्म में आपको y² कॉमन लेना है, और फिर इन दोनों में -1 कॉमन लेना है, तो फिर आसानी से फैक्टराइज हो रहा है। बट ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, इसीलिए ये तरीका भी जानना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा y, ये x माइनस 1 क्यों ले लिया मैंने, y माइनस 1 फैक्टर होगा। ठीक है, तो y माइनस 1 से आप इसको डिवाइड कर दो, y माइनस 1 से डिवाइड कैसे करेंगे भाई, 2y² आएगा, 2y क्यूब हो जाएगा, फिर -2y², फिर ये माइनस का साइन प्लस का साइन कैंसल आउट हो गया, 3y² आएगा, -2y आएगा। ओके ठीक है, फिर इसके बाद ये +3y होगा, ये y की पावर कुछ नहीं है बेटा, 3y² होगा, -3y होगा, ये माइनस प्लस कैंसल आउट, माइनस ये हो जाएगा y -1 +1 लेंगे तो y -1, और फिर ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, कैंसल कैंसल, 0 0 तो आना ही था, तो ये p ऑफ y जो है ये आपके पास आ गया y -1 इंटू में 2y² प्लस 3y प्लस 1। ओके अब इसको दोबारा फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2y² प्लस 3y प्लस 1 को दोबारा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ए बी क्या है भाई 2, a प्लस बी क्या है बच्चों 3, दो नंबर्स ढूंढने हैं ताकि प्रोडक्ट 1 करने and पे 2 आ 2 जाएगा, 2 बी की वैल्यू 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, 2 + 1 3 होता है, मिडिल टर्म में स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट कैसे होगा 2 और 1 से स्प्लिट हो जाएगा, 2y + y + 1, और 2y कॉमन लेंगे तो y + 1 आएगा, फिर 1 कॉमन लेंगे तो y + 1 आएगा, फिर दोनों में से y + 1 कॉमन ले लेंगे तो y + 1 दोनों में कॉमन लेंगे तो 2y + 1 आ जाएगा, और आपके पास फाइनली ये फैक्टराइजेशन हो चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो उसके बाद हम फाइनल आंसर पे जंप करते हैं, और फाइनल आंसर जो होगा बेटा ये आपका ये y - 1 इंटू में y + 1 इंटू में 2y + 1, तो यही इसके 3 फैक्टर्स हैं, यही करना था हमें, और जो कि एक और तरीके से हो रहा था, आसान तरीके से, ऊपर हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन आसान तरीके से कैसे हो रहा था। पहले दो टर्म्स में आपको, यहाँ पर देखो पहले दो टर्म्स में आपको y² कॉमन लेते अगर, और फिर अगले दो टर्म्स में, लास्ट के दो टर्म्स में अगर आप -1 कॉमन लेते तो भी आसानी से ये फैक्टराइज हो रहा था। करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, मैं दूसरे कलर को यूज करते हुए करता हूँ इसको, रेड कलर से हमने ये किया था, अब इसको दूसरे कलर से यूज करते हुए करते हैं।
ठीक है, देखो ये वाला, जैसे इसको ना टू, मैं क्या कर रहा हूँ कि वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2y² + 1 बच जाएगा, आई एम सॉरी 2y + 1 बच जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो 2y + 1 बच जाएगा। फिर 2y + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y² - 1, और y² - 1 का सबको पता है ना, a² - b² क्या होता है, y² - 1 को क्या लिख सकते हैं, y + 1 × y - 1। तो ये देखो 3 स्टेप में ही हो गया, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा नहीं देगा वो, इसीलिए मैंने ये तरीका नहीं बताया। वैसे ये तरीका भी काम का है, इस तरीके से भी आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है, आसानी से देख पा रहे हो ना, 3 स्टेप में ही हो गया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जैसा कि हम लोगों ने इसमें किया हुआ है। बहुत लेंदी स्टेप्स हैं, बट ये लेंदी स्टेप आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देगा, और ये जो स्टेप है ये किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, किसी में नहीं होगा, तो इसीलिए हमने ये तरीका जानना सही समझा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हो गया आपका कंप्लीट। ये था कौन सा, 2.3 था आई थिंक, हाँ 2.4 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है सर सर 2.4 एक एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो पहले हम लोग बेसिक्स करेंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद जो है एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो आपका है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज स्टार्ट कर ही देते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और ये बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा ऐसा कन्विक्शन है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने 8th क्लास में मैथ सही से पढ़ी होगी तो आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि 8th क्लास में जितना पढ़ा होगा आपने उसी से है, क्या है, ठीक है, 8th क्लास की मैथ जो है जितनी है उससे थोड़ा सा ही ऊपर का दिया हुआ है। ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हालांकि इसमें थोड़ा सा ही दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। क्या नहीं दिया हुआ है, क्यूब वाला नहीं दिया हुआ है इसमें क्या, सर दिया है सर, टोटल 8 आइडेंटिटीज है सर आगे दिया हुआ है। पेज पे है। और भी है सर आगे अच्छा ओके ओके ओके, दिख गया। पहले ही पढ़ सर ये सब तो पढ़े हुए हैं। पहली आइडेंटिटीज है। ओके तो पढ़ी हुई है हमने शुरू की सर फोर्थ वाली नहीं है लेकिन वो भी पड़ी हुई है। ठीक है ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। लिखना नहीं पड़ेगा फिर मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये तो बहुत आसान सा है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी बच्चों, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटीज है। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इस पे, 1 मिनट होल्ड करना। क्या ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो ये x + y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, a + b होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2xy प्लस हाँ 5y। मतलब ये इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये भी एक बात समझना बड़ा जरूरी है, एक बात ये भी समझना बड़ा जरूरी है बेटा कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप x और y की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू रख दो, मतलब x की जगह पे यहाँ पर जो वैल्यू रखो ये राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे वही वैल्यू रखनी है, और y की जगह पे। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है, दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 अगर हम इस पूरे इक्वेशन में रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। यही होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होगा ये, मतलब x की वैल्यू अगर 5 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी। यही होती है आइडेंटिटी का मतलब। जो वर्ड है ना आइडेंटिटी, इसका मतलब यही होता है कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ओके तो x + y का होल स्क्वायर x² + 2xy + y², x - y का होल स्क्वायर भी पता है आपको, x² - a² - b² भी पता है आपको क्या होता है, और ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लास्ट वाली जो आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये x + a × x + b। ये क्या होता है बेटा, ये होता है x² + a + bx सर जस्ट लाइक मिडिल
हम तो AB मिडिल टर्म वाला ही है ये, देखा जाए ध्यान से देखें तो मिडिल टर्म वाला ही है ये, है ना, मिडिल टर्म वाला ही है बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए मिडिल टर्म से इसको मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो देखो एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें फर्क क्या है कि मिडिल टर्म वाले में ना कभी कभी इस तरीके से लिखा था 2x² + 3x लिखा था ना, इस तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखा होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, लेकिन कभी कभी एक्स का कोएफिशिएंट अलग भी हो सकता था। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बेटा एक सेकंड के लिए कि x² + 3x + 2 है ना, तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये ए बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर a + b की वैल्यू 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 2 + 1 × x, है ना, और +2 × 1 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा ऐसा बन गया, a + b 2 + 1 है और a b की जगह पे 2 × 1 है, तो डायरेक्टली मैं इसको x + 2 और x + 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए था, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लाई करने का, x + a x + b को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + a + bx + ab आएगा, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, सीखा होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर, ये जो 5th नंबर आइडेंटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा। ये क्या कहना चाह रहा है, 3 नंबर्स के लिए होल स्क्वायर, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर, x + y + z का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy 2yz 2zx। पता है ये सबको, ये मेरे ख्याल से 8th क्लास में पढ़ा होगा ये सब। x + y + z का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है यस बेटा, x + y + z इंटू x + y + z, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। फिर इसके बाद क्या करना होता है, x को सबसे मल्टीप्लाई करना है, x को x + y + z से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर y को x + y + z से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर z को x + y + z से मल्टीप्लाई करना होता है, और सबको बाद में जोड़ देना होता है। तो x को x से करेंगे तो x² आएगा, फिर x को y से करेंगे तो xy आएगा, फिर x को z से करेंगे तो xz आएगा, फिर y को x से करेंगे तो xy आएगा, फिर y को y से करेंगे तो y² आएगा, फिर yz आएगा, फिर zx आएगा, फिर yz आएगा, फिर z² आएगा। तो ये देखो ध्यान से, x² हुआ, ये y² हो गया, ये z² हो गया। तो पहले लिख देते हैं 2 डिग्री वाले टर्म को, और फिर ध्यान से देखना, ये xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है, 2 बार हो गया था, 2xy हो जाएगा। ये yz यहाँ भी है और yz यहाँ भी है, तो 2yz हो जाएगा। फिर zx यहाँ भी है और zx यहाँ भी है, xz या zx एक ही मतलब है, तो 2xz हो जाएगा। तो हो गया ना, ये आइडेंटिटी आ गई नहीं है, देखो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरीके से कि आपको मल्टीप्लाई करके ही ये रिजल्ट आता है। ये आइडेंटिटी जो है कैसे आ गई है, ये आइडेंटिटी एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके आई हुई है, लेकिन इसको अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, इसीलिए ये मैंने करके आपको दिखाया किस तरीके से आप कर सकते हो। जो पता होगा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ आइडेंटिटी नंबर 5 में, वो समझना जरूरी है। इसी में ये जो आइडेंटिटी है बेटा, देखो ध्यान से, इसी में अगर मैं यहाँ पर जो x + y है और +z है ना, इसका होल स्क्वायर है, इसी में मैं यहाँ पर अगर प्लस की जगह पे ये जो प्लस का साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मान लो मैं एक सेकंड के लिए माइनस का साइन लगा दूं, तो क्या होगा पता है, इस आइडेंटिटी में जहां जहां पर z है ना, वहां वहां -z हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहाँ जहां जहाँ माइनस Z z, हो माइनस का हाँ, हो जाएगा। तो देखो जहां जहां z है वहां वहां माइनस का होगा, तो ये z -z हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। -z²। प्लस ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2xy - 2yz - 2xz। क्यों, -2zx। क्यों, क्योंकि यहाँ पर z था, यहाँ पर भी z था, दो जगह z था, इसीलिए माइनस का साइन दो जगह आएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों z² ही रह गया, +z² ही रह गया, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है ना, स्क्वायर होने पे तो प्लस ही होता है। अच्छा, अगर माइनस का साइन यहाँ लगा दें, है ना, तो जहां जहां y है वहां वहां माइनस हो जाएगा, मतलब y² प्लस, एक्सेप्ट y²। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आ जाएगा आपके पास +2zx। जहां जहां z है वहां वहां माइनस कर दो, तो माइनस, सॉरी, जहां जहां y है वहां वहां माइनस लगा दो, इसी में, इसी एक्सप्रेशन में। तो इसमें क्या होगा बेटा कि जहां जहां y है वहां पर माइनस करोगे तो ये -2xy हो जाएगा और ये -2yz हो जाएगा, और इसमें तो y था ही नहीं, तो कुछ इश्यू फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर y² है ना, क्योंकि तो -y² ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर दो जगह माइनस कर देंगे तो बात फिर से वही बात है कि जहां जहां y और z है वहां वहां -y - z कर दो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से आपको करना आता है, मल्टीप्लाई अलजेब्रा में, अल्जेब्रिकली मल्टीप्लिकेशंस आते हैं आपको, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते -2zx -2yz प्लस। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो ना, जहां कहीं भी आपको प्लस या माइनस का साइन दे करके अगर करने को कहता है तो फिर आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। जहां जहां माइनस है वहां वहां इस आइडेंटिटी में माइनस का साइन लगा देंगे, बस हो गया काम खत्म।
तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, यही चीज अब हम लोग क्यूब के फार्मूले में करेंगे। अब हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आई है जो आई थिंक 8th क्लास में नहीं सीखा होगा आपने। तो वो दो आइडेंटिटीज ऐसी हैं, या दो या तीन चार आइडेंटिटीज ऐसी हैं, तीन चार आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th क्लास में सीखेंगे, 9th 8th में नहीं सीखा होगा आप लोगों ने। वो है x प्लस वाई का क्यूब। देखो ये x प्लस वाई का क्यूब कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो सबको पता है क्या होता है, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। देखो ये दो रिजल्ट आते हैं, ये दो रिजल्ट आते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और दूसरी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक ही बात है, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है, बट ये आपको याद रखने की जरूरत है। और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करके ही याद होगा। क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस करोगे, 100-200 क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये होती है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। एक ही बात है दोनों का मतलब। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक ही बात है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों का लिखने का तरीका अलग है, बट दोनों है सेम चीजें। तो आप इस ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। दोनों का मतलब सेम है। माइनस का अगर बात करें, अगर हम फार्मूले में x माइनस वाई का होल क्यूब, तो जहां जहां y है वहां वहां माइनस वाई रख दो, तो बात तो बराबर ही हो गई। फिर ये माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो रखा है, y स्क्वायर हो रखा है, तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और y की जगह माइनस वाई करेंगे, उसका क्यूब करना है तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। और आइडेंटिटी अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये है तरीका लिखने का। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा भी हुआ है कि रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई, है ना। y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, जो मैंने किया हुआ है वो यहाँ पर भी लिखी हुई है, यही चीज है ना दोनों जगह। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये बहुत ही सिंपल था आपके लिए। तो अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए एग्जाम्पल करेंगे अब हम लोग, और वो एग्जाम्पल ये है आपका 3a प्लस 4b को एक्सपैंड करना है। 3a प्लस 4b के क्यूब को एक्सपैंड करना है। तो करो तो जल्दी जल्दी इसको एक्सपैंड। थ्री ए प्लस 4b के क्यूब को सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है। सर बताया आंसर? सर बताएं। सर 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। ओके, यस सर, सेम। यस सर सेम। हाँ ये देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आपको आइडेंटिटी से इसको आपको एक्सपैंड करना है। तो 4b का क्यूब है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे, x का क्यूब करेंगे। इनफैक्ट a प्लस b, x प्लस y का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये a क्यूब हो गया, फिर b क्यूब हो जाएगा, b क्यूब का मतलब 4b का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 इंटू a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर इंटू वाई, और प्लस 3 इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये होती है ना आइडेंटिटी। कर लो इसको सिंप्लीफाई। 3 का क्यूब होता है 27, और a का क्यूब तो a क्यूब ही होगा। फिर अगला वाला 4 का क्यूब 64 होता है, और b का क्यूब b क्यूब होगा। प्लस ये देखो 3 3 जा 9, 4 जा 36, 3 जा कितना होता है 108। यस सर 108 यस सर। और ये 16 9 Yes, जा sir, कितना got होता है 144। 144ab स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये एक्सपैंड हो गया। मतलब ये छोटा सा अच्छा सा लिखा हुआ था वैल्यू, सॉरी एक्सप्रेशन, छोटी सी एक्सप्रेशन लिखी हुई थी यहाँ पर। इसको क्या किया है इन्होंने, हमने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कर दिया मतलब ओपन अप कर दिया, ओपन करके लेंदी फॉर्म में लिख दिया है। तो यही हमें करना है, इसमें भी वही फार्मूला लगा के करना होगा।
तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पर। अगली क्लास में हम लोग यही एक्सरसाइज होगा, यही एक्सरसाइज करेंगे, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, तो मेरे ख्याल से अगली क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये, तो अगली क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर थोड़े से और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होंगे इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। सर आप ठीक है डीपीपी बच्चों? भेजोगे? हाँ, ये डीपीपी अब मिलेगी। सर डीपीपी अब DPP सफिशिएंट टॉपिक्स हो गए हैं कवर, अब हम लोग हाँ। डीपीपी करेंगे कल की क्लास में। सर गुड इवनिंग। हाँ सर बोलो। जो हमारे हाँ जी संडे सर। को टेस्ट होने वाला है सर, इसके क्वेश्चंस के बारे में और पैटर्न के हाँ बारे में हाँ आप हाँ प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनो ध्यान